पढ़ने जा रहे हो वो है परागकोश का स्फुटन या एंथर डीआईएस। इससे पहले आपने पढ़ी थी परागकोश की संरचना। आपने पढ़ा था कि परागकोश की संरचना की 4 विधियां, सबसे बाहरी बाह्यकवचा, उससे अंदर वाली अंतस्थिशियम, उससे अंदर वाली मध्य परत और सबसे आंतरिक परत जो थी टेपिटम। उसके अंदर आपने गुहा में पढ़ा था बीजाणु जनन कोशिका, उन बीजाणु जनन कोशिकाओं से बनी थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री विभाजन से बने थे 4 लघु बीजाणु जो चतुष्क में उपस्थित थे और चतुष्क में वो आपस में कैलोज की भित्तियों से जुड़े हुए थे। कैलोज की भित्तियों से टूटने के पश्चात चतुष्क के 4 लघु बीजाणु अलग होकर के गोलाकार हो जाते हैं और तब उन्हें परागकण के नाम से जाना जाता। और एक परागकोश के परिपक्व होने तक उसके जो लघु बीजाणु वो परागकण का रूप धारण कर लेते हैं। परागकोश के स्फुटन या एंथर डीआईएस के इससे तात्पर्य है कि एक परिपक्व परागकोश के फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। एक परिपक्व परागकोश के फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। परागकोश के परिपक्व होने तक उसके आंतरिक स्तर या आंतरिक जो भित्तियां थी एक मध्य परत या मिडिल लेयर और दूसरी जो परत थी वो थी टेपिटम। ये दोनों परत परागकोश के परिपक्व होने तक हासिल हो जाती है या नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये परतें जो है मध्य परत अल्पकालिक थी, शीघ्र नष्ट होकर के अंदर उपस्थित जो बीजाणु जनन कोशिका या बनने वाले जो लघु बीजाणु उन्हें पोषण प्रदान कर देती है। सबसे आंतरिक जो परत टेपिटम है वो भी अंदर की ओर उपस्थित सबसे आंतरिक जो परत थी वो भी बनने वाले लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान कर देती है और परागकोश के परिपक्व होने तक ये पोषण प्रदान करते करते हासिल हो जाती है या नष्ट हो जाती है। और अब एक परिपक्व परागकोश में जो परतें रह जाती है वो है बाह्यकवचा, वह अंतस्थिशियम। आपने पढ़ा था कि दो लघु बीजाणु धानियों के जो मिलान होता था वहां पर उस कोशिकाएं पाई जाती थी। एक परागकोश के परिपक्व होने में उसके केवल 2 स्तर या 2 भित्तियां बाकी रह जाती है, एक है बाह्यकवचा और दूसरी अंतस्थिशियम। आपने पढ़ा था कि जल की कमी आने पर या जल का ह्रास होने पर या बोल सकते हो शुष्क परिस्थिति आने पर आपने पढ़ा था कि शुष्क परिस्थिति आती है तो जल की कमी होती है और उस स्थिति में अंतस्थिशियम जो भित्ति होती है उसकी जो भित्ति है उसकी कोशिकाओं में जल की कमी के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है और वो खिंचाव जो है अंतस्थिशियम भित्ति को अंदर की ओर खींचता है और जिसके कारण यहाँ पर इनके किनारों पर उपस्थित जो ओष्ठ कोशिका है उस प्रेशर से फट जाती है और उसकी भित्ति के फटने को या स्फुटन के नाम से या परागकोश के स्फुटन के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, आपने इससे पहले परागकोश की संरचना पढ़ी थी और संरचना में आपने पढ़ा था कि परागकोश की जो संरचना है उसकी 4 भित्तियां होती है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब तक उसकी आंतरिक जो 2 भित्तियां या आंतरिक जो 2 स्तर थे मध्य परत बैठे वो पोषण प्रदान करते करते हासिल हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अर्थात एक परिपक्व जो परागकोश होता है उसके केवल 2 स्तर होते हैं, एक बाह्यकवचा और दूसरी उसके अंदर वाली अंतस्थिशियम। आपको पता है या मैं आपसे बोल रहा हूं या आपने जब परागकोश की संरचना पढ़ी थी अंतस्थिशियम भित्ति का कार्य पढ़ा, आपने वहां पर पढ़ा था कि शुष्क परिस्थिति आने पर या जल की कमी होने पर या आर्द्रता की कमी होने पर अंतस्थिशियम की जो कोशिका है उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और उस खिंचाव के कारण अंतस्थिशियम परत जो है वो सिकुड़ती है और उसके सिकुड़ने के कारण दोनों लघु बीजाणु धानी के मध्य स्थित जो ओष्ठ कोशिका है उन पर प्रेशर या दबाव पड़ता है और उस दबाव के पड़ने से परागकोश हट जाता है और परागकोश के फटने से परागकोश से बाहर हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को आपने नाम रखा है परागकोश के फटने को या परिपक्व परागकोश के फटने को परागकोश के स्फुटन के नाम से या डीआईएस ऑफ एंथर के नाम से जाना जाता है। यह परागकोश का स्फुटन या एंथर डीआईएस आपको पता है एक लघु बीजाणु धानी, दूसरी लघु बीजाणु धानी, तीसरी लघु बीजाणु धानी और चौथी लघु बीजाणु। अर्थात परागकोश के अंदर बीजाणु कोशिकाओं से पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी,
लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बने, लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होते गोलाकार हो जाते हैं तो बन गए परागकोश, परागकण। और जब परागकोश स्फुटित होता है तो उसके अंदर बने परागकण जो है वो बाहर हो जाते हैं और परागकोश के फटने को ही परागकोश का स्फुटन या डेहिएशन ऑफ एंथर के नाम से जाना जाता है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हो, आपने चैप्टर का नाम डाला था नर व मादा युग्मकों में परिवर्तन में संगत। उसमें पहला आप पढ़ने जा रहे हो नर युग्मकों में परिवर्तन में संगत। आपने चैप्टर का नाम डाला था नर व मादा युग्मकों में परिवर्तन में संरचना। पहले आप नर युग्मकों का कैसे परिवर्तन हो रहा है और कैसी उसकी संरचना है ये पढ़ोगे। अगले वाले जो लेक्चर है आप उनमें मादा युग्मकों का परिवर्तन में संरचना पढ़ोगे। नर युग्मकों में परिवर्तन में संरचना अर्थात डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट। जैसे मैं आपकी बात करूं कि युग्मक जो होता है हमारे विकास की प्रथम कोशिका होती है। हमारा जो निर्माण है युग्मक से हुआ है अर्थात युग्मक हमारे विकास की प्रथम कोशिका होती है। युग्मक से भ्रूण बनता है और भ्रूण से अंत तक शिशु का निर्माण होता है। उसी प्रकार मैं आपसे यहाँ से बोल रहा हूँ नर युग्मक जो है उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लघु बीजाणु जो होता है या आप बोल सकते हो अगुणित लघु बीजाणु नर युग्मक पीढ़ी प्रथम कोशिका होती है। अगुणित लघु बीजाणु नर युग्मक पीढ़ी प्रथम कोशिका होती है। आपको पता है कि लघु बीजाणु अगुणित क्यों है, क्योंकि द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन से बना है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित कोशिका थी, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन से लघु बीजाणु बना था और लघु बीजाणु अर्धसूत्रीय विभाजन से बना, इसलिए अगुणित है। क्योंकि द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात द्विगुणित की बन जाती है अगुणित। और तब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अर्थात इसकी सार्थकता ये हुई कि नर युग्मकोद्भिद का विकास जो है वो लघु बीजाणु से होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि युग्मक मानव की विकास की या प्रथम कोशिका होती है अर्थात युग्मक से मानव का विकास या शिशु का विकास हो रहा है। ऐसा ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है या नर युग्मकोद्भिद जो है उसके विकास की प्रथम कोशिका होती है। और अब आपको पढ़ना है कि किस प्रकार लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, वापस लेंगे सुनिए। चतुष्क के जो चारों लघु बीजाणु वो आपस में कैलोस की भित्तियों से जुड़े हुए थे। कैलोस की भित्तियों के गढ़ने से चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के गोलाकार हो जाते हैं और तब इन्हें नाम दिया जाता है पराग। और आप पढ़ने जा रहे हो कि किस प्रकार परागकण से नर युग्मकोद्भिद अर्थात आप सीधा भी बोल सकते हो किस प्रकार लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन हो रहा है और अंततः परिवर्तन के पश्चात आप देख लोगे कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी है। वापस बोलो लघु बीजाणु या आप सीधा बोलो कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है अर्थात नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है वो परागकण या लघु बीजाणु से हो रहा है। लघु बीजाणु या परागकण से नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो दो चरणों संपन्न होता है। चरण नंबर 1 वापस बोलिए लघु बीजाणु या परागकण से नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन जो है वो दो चरणों में होता है। चरण नंबर 1 और चरण नंबर 2 मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि पहला जो चरण है वो परागण से पूर्व संपन्न होता है। मैं आपको बता दूं, आपने जूनियर क्लास में एक पुष्प की संरचना पढ़ी थी और पुष्प की संरचना में मादा जननांग का जो कार्य कर रहा था वो है जायांग। ये जायांग का अंडाशय है, ये जायांग की वर्तिका और ये जायांग वर्तिका। और ये संरचना अभी आप विस्तार से पढ़ चुके हो। ये है परागकोश और ये है कोशिका और इनमें बन गए परागकण या लघु। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रथम चरण परागण से पूर्व संपन्न होता है। तो पहले आपको आना चाहिए कि परागण क्या है, तब हम परागण से पूर्व के बारे में या परागण के बाद या पश्च के बारे में सोच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि परागकोश के फटने से
आप पढ़ चुके हो, यदि परागकोश फटा तो परागकण बाहर होते और मुक्त हुए जो परागकण है उनका पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचना और उस प्रक्रिया को नाम दिया है परागण। मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूं कि नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु या परागकण से होता है। किस प्रकार लघु बीजाणु या परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है वो टॉपिक आप समझ रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये दो चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण परागण से पूर्व और दूसरा चरण परागण के बाद। पहला चरण या फर्स्ट स्टेप भी आप देख रहे हो परागण से पूर्व, दूसरा स्टेप यहां देख रहे हो परागण के बाद। उसके लिए मैंने पहले आपसे समझाया है कि परागण क्या है। परागकोश के फटने से मुक्त हुए जो परागकण है उनका पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचना और वो प्रक्रिया परागण या पॉलिनेशन के नाम से जानी जाती है। अब आप वर्ड बोल सकते हो कि परागण से पूर्व परागकण या लघु बीजाणु परागकोश के अंदर उपस्थित है। आप वर्ड सुनिए परागण से पूर्व, तब आप ऐसा बोल सकते हो कि यह चरण जो है वो परागकोश के अंदर संपन्न हो रहा है, क्योंकि परागण से पूर्व परागकण या लघु बीजाणु जो होते वो परागकोश के अंदर होते। तब आप बोल सकते हो पहला चरण परागकोश के अंदर संपन्न होता है। और इस चरण में क्या होता है देखिए, सर्वप्रथम लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क से मुक्त होता है। मुक्त होकर गोलाकार होता है और गोलाकार होकर के पोषण प्राप्त करके आकार में कुछ बड़ा हो जाता है और कहलाता है पराग। इस परागकण में एक असमान समसूत्री विभाजन होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि परागकण एगोनिस्ट संरचना है, क्योंकि आपको पता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित थी, उसमें असूत्री विभाजन से बना है और इसलिए परागकण या लघु बीजाणु जो है एगोनिस्ट संरचना। और मैं वर्ड बोल रहा हूं कि प्रथम चरण जो है परागण से पूर्व परागकोश के अंदर संपन्न हो रहा है। इस अंदर क्या हो रहा है देखिए, उसका स्टेप है कि इसके अंतर्गत जो परागकण है उसमें एक असमान समसूत्री विभाजन होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं समसूत्री विभाजन जैसे ऐसा विभाजन जिसमें एक से दो कोशिका बनती है और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। लेकिन उसके साथ मैंने वर्ड बोला है कि यह विभाजन असमान समसूत्री विभाजन है। इसका मतलब बनने वाली जो कोशिका है उनमें असमान का मतलब एक कोशिका बड़ी बन रही है और दूसरी कोशिका छोटी बन रही है, इसलिए नाम देती है असमान। समान समसूत्री विभाजन होता है तो परागकण के समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनती, बनने वाली दोनों कोशिकाओं का आकार समान। वापस सुनिए, परागण से पूर्व जो चरण संपन्न हो रहा है वो परागकोश के अंदर संपन्न हो रहा है। परागकोश के अंदर संपन्न हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है कि परागकण के अंदर एक असमान समसूत्री विभाजन हो रहा है और उस असमान समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बन जाती है, एक बड़ी काय कोशिका, एक छोटी जनन कोशिका। एक छोटी जनरेटिव सेल और एक बड़ी वेजिटेटिव। और ये हो गया परागण से पूर्व। और तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस दो कोशिकीय व दो केंद्र की अवस्था में ये परागकण परागकोश से मुक्त होता है और मुक्त होकर के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंच जाता है और उस क्रिया को आपने नाम दे दिया परागण। तब आप बोल रहे हो दूसरा चरण जो है वो परागण के बाद संपन्न, तब आप बोल सकते हो पुष्प की वर्तिकाल पर संपन्न होता है, क्योंकि परागण के पश्चात परागकण जो है वो पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंच जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि परागकण कितने कोशिकीय व कितने केंद्र की अवस्था में परागकोश से मुक्त होकर पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचता है। तो आप देख रहे हो दो कोशिकीय और दो केंद्र की अवस्था में परागकण परागकोश के स्फुटन होने के कारण मुक्त होता है और मुक्त होकर के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचता है। तो पहला चरण आप समझ चुके हो, पहला चरण परागण से पूर्व संपन्न हुआ है, इसका मतलब परागकोश के अंदर संपन्न हुआ है। पहले चरण में क्या हुआ आप पढ़ चुके हो, परागकण में एक असमान समसूत्री विभाजन होता है। उस असमान समसूत्री विभाजन से परागकण जो है उससे दो कोशिका बन जाती है, एक बड़ी काय कोशिका और दूसरी छोटी जनन कोशिका। इन कोशिकाओं के बारे में आप जनरली ले सकते हो।
काय कोशिका आकार में बड़ी। प्रारंभ में इसका केंद्र जो है वो गोलाकार होता है, लेकिन बाद में इसका जो केंद्र है वो अनियमित आकार हो जाता है। वापस सुनिए, काय कोशिका जो जनन कोशिका बनी थी उनमें काय कोशिका आकार में बड़ी होती है। प्रारंभिक अवस्था में उसका केंद्र जो होता है वो गोलाकार होता है, बाद में उसका जो केंद्र है वो गोलाकार नहीं होकर के अनियमित आकार का हो जाता है। इसके साथ साथ इस काय कोशिका में बहुत अधिक मात्रा में आरएनए व प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके साथ साथ इसमें सभी जो कोशिका के कोशिकांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जनन कोशिका, प्रारंभ में जो जनन कोशिका है जनरली आप देख रहे हो आकार में काय कोशिका से छोटी, प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है। आप लेंस बनाते हो उस आकार की प्रारंभ में ही होती है, लेकिन बाद में ये कोशिका लेंस के आकार की होकर के चपटी होकर के तत्वरूपी हो जाती है। चपटी होकर के तत्वरूपी होने का कारण है क्योंकि बाद में ये कोशिका जो है यहाँ पर जो नलिका दिखाई दे रही है इसमें प्रविष्ट होती है, और उसके लिए इसके आकार का परिवर्तन होना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रारंभ में जनन कोशिका लेंस के आकार की होती है, लेकिन बाद में जनन कोशिका चपटी होकर के तत्वरूपी हो जाती है। और ये हो गया चरण पहला। कहाँ संपन्न हुआ? परागकोश के अंदर संपन्न हुआ। कैसा है, क्या हो रहा है इस चरण के अंदर? या प्री पॉलिनेशन से पूर्व हुआ या परागण से पूर्व हुआ? परागण से पूर्व परागकण कहाँ था? परागकोश में उपस्थित था। कहाँ संपन्न हुआ? परागकोश। क्या हुआ? असमान समसूत्री विभाजन हुआ। क्या बना? एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका काय कोशिका, छोटी कोशिका जनन कोशिका। काय कोशिका कैसी है? बड़ी। जनन कोशिका कैसी है? छोटी है। क्या प्रारंभ में इसका केंद्र कैसा था? गोलाकार। बाद में इसका केंद्र क्या हो गया? अनियमित आकार। क्या अधिक मात्रा में पाई जाती है? आरएनए। ये कोशिका कैसी है? प्रारंभ लेंस के आकार, छोटी तो है ही, लेंस के आकार। उसके साथ साथ कैसी है? बाद में कैसी हो जाती है? चपटी होकर के तत्वरूपी हो जाती है। इसका दूसरा चरण या नाड़ी रूपोत्पत्ति के परिवर्तन का तो दूसरा चरण है वो परागण से बाद संपन्न होता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परागण क्या है। परागण के पश्चात या परागण की क्रिया संपन्न होती है, उसमें क्या होता है? परागकोश बढ़ता है, परागकण मुक्त होता है, और परागण की क्रिया संपन्न होते पर परागकण कोश की वर्तिका पहुंच जाता है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि दूसरा चरण जो है या परागण के बाद का जो चरण है या पोस्ट पॉलिनेशन जो चरण है वो कोश की वर्तिका पर संपन्न होता है। पहला चरण जो परागण से पूर्व संपन्न हो रहा था वो परागकोश के अंदर संपन्न हो रहा था। दूसरा चरण जो है जो परागण के बाद संपन्न हो रहा है, परागण के बाद परागण जो है वो कोश की वर्तिका पर उपस्थित होता है, अर्थात दूसरा चरण जो है वो कोश की वर्तिका संपन्न होता है। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि परागकण दो कोश की है, वह दो केंद्र की अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है और मुक्त होकर के कोश की वर्तिका पर पहुंच जाता है। और दूसरा चरण जो है परागण के बाद, इसका मतलब कोश की वर्तिका पर संपन्न होता है। क्या होता है इस चरण के अंतर्गत? देखो, सर्वप्रथम इस चरण के अंतर्गत जो काय कोशिका है, वापस सुनिए, सर्वप्रथम इस चरण के अंतर्गत जो काय कोशिका है उसकी भित्ति आपको परागकण की संरचना में बताया था कि उसके बाह्य छोर पर 1 से 3 छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र या जननपोर के नाम से जाना जाता है। और दूसरे चरण के अंतर्गत काय कोशिका की जो भित्ति है वो जनन छिद्र से होकर के एक नलिका के रूप में बाहर निकल आती है, जिससे परागकण के अंकुरण के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, दूसरा चरण जो है वो परागण के बाद संपन्न हो रहा है, इसका मतलब उसकी वर्तिका पर संपन्न हो रहा है। परागकण उसकी वर्तिका पर पहुंचता है और वहां पर उसकी वर्तिका से नमी, जल, शर्करा आदि पदार्थों को अवशोषित करता है और उनके अवशोषित करने के कारण परागकण फूल जाता है। और परागकण के फूलने से परागकण की जो काय कोशिका है उसकी भित्ति जनन छिद्र से होकर के एक नलिका के रूप में बाहर निकल आती है। उस नलिका पराग नलिका या पॉलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है और इस क्रिया को
परागकण के अंकुरण के नाम से जाना जाता है। तथा कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो नलिका के शीर्ष भाग पर पहुंच जाता है। अब उसे कायिक कोशिका के केंद्रक के नाम से नहीं, अब नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, नरयुग्मोद्भिद के परिवर्तन का दूसरा चरण परागण के बाद संपन्न हो रहा है। पहले चरण में आपने क्या देखा, परागण से दो कोशिकाएं बन गई, एक बड़ी कायिक कोशिका, एक छोटी जनन कोशिका। यह चरण जो है परागकोश के अंदर संपन्न हुआ था। उसके पश्चात जो प्रक्रिया संपन्न हुई, आप यहाँ पर डालना चाहते हो डाल सकते हो। परागण, उसके बाद जो प्रक्रिया संपन्न हुई वो परागण की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दो कोशिकीय में दो केंद्र की अवस्था में परागण परागकोश से मुक्त होता है और उस क्रिया को नाम दे दिया परागण और पहुंच जाता है उसकी वर्तिकाल पर और उसका दूसरा चरण प्रारंभ होता है, उसको हमने नाम दे दिया परागण के बाद। इसका मतलब परागण के बाद परागण जो है इस दो कोशिकीय दो केंद्र की अवस्था में उसकी वर्तिकाल पर पहुंच जाता है और उसकी वर्तिकाल पर उपस्थित होते हैं जल, लवण, इसके साथ साथ शर्करा जैसे पदार्थ उसकी वर्तिकाल पर उपस्थित होते हैं। इसी कारण वर्तिकाल जो है चिपचिपी होती है। वहां से ये परागकण को अवशोषित करता है और इनके अवशोषण से परागकण टूट जाता है और परागकण के टूटने से कायिक कोशिका जो है उसकी भित्ति जनन छिद्र से होकर के बाहर निकल के एक नलिका का निर्माण कर देती है और उस नलिका को नाम दिया है पराग नलिका या पॉलन ट्यूब। और इस प्रकार जो पराग नलिका बाहर निकल आती है तब उसे परागकण के अंकुरण के नाम से जाना जाता है। कायिक कोशिका का केंद्र जो है वो नलिका के शीर्ष भाग पर आ जाता है और अब उसे नलिका केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस समय जो है सर्वप्रथम जो जनन कोशिका है वो परागकण की भित्ति से मुक्त होकर के और अपनी अलग से भित्ति निर्मित कर लेती है। इसके पश्चात ये कोशिका जो है या ये छोटी लेंस के आकार की जो कोशिका है वो चपटी होती है और चपटी होकर के तर्करूपी हो जाती है और तर्करूपी होकर के पराग नलिका में प्रविष्ट हो जाती है और पराग नलिका में प्रविष्ट होने के पश्चात इसमें एक समसूत्री विभाजन और होता है। आपको पता है कि जितने भी विभाजन हो रहे सभी समसूत्री विभाजन हो रहे, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो भी संरचना बन रही है या जो भी कोशिका बन रही है उसमें गुणसूत्रों की संख्या n क्योंकि कोई भी असूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। परागकण में सभी जो विभाजन आप यहाँ देख रहे हो समसूत्री विभाजन है। वापस सुनिए, पराग नलिका के या कायिक कोशिका की भित्ति के पराग नलिका के बाहर निकलने के पश्चात जो छोटी जनन कोशिका है या लेंस के आकार की जो कोशिका है प्रारंभ उसकी भित्ति परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई थी, बाद में वो अपनी स्वयं की भित्ति निर्मित करके इस कोशिका अपनी अलग से भित्ति निर्मित करके इस परागकण की भित्ति से मुक्त हो जाती है। इसके पश्चात ये कोशिका लेंस के आकार की थी, अब ये चपटी होकर के तर्करूपी हो जाती है। तत्पश्चात तर्करूपी यह कोशिका जो है पराग नलिका में प्रविष्ट हो जाती है और पराग नलिका में प्रविष्ट होने के पश्चात इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है और आपको पता है एक समसूत्री विभाजन से एक से दो कोशिका बनती है, अर्थात एक समसूत्री विभाजन से दो नालिकाओं का निर्माण हो जाता है, एक घेरा और दूसरा घेरा, दो नालिकाओं या दो मैलगेमेट का निर्माण हो जाता है। तब मैं बोल रहा हूं आपसे पराग, वापस सुनिए, अंकुरित परागकण या फिर आप ऐसा बोल सकते हो पराग नलिका व दो नलिका को युक्त इस संरचना नरयुग्मोद्भिद के नाम से जाना जाता है। परागकण के अंकुरण से निकली पराग नलिका व दो नलिका को युक्त संरचना नरयुग्मोद्भिद के नाम से जाना जाता है। अब आप ये जो भाग है आप यहाँ देख रहे हो कि नरयुग्मोद्भिद की संरचना क्या होती है। आप बोल सकते हो कि अंकुरित पराग नलिका व दो नलिका की संरचना जो है वो नरयुग्मोद्भिद के नाम से जानी जाती है। इसका परिवर्तन कैसे हुआ आप विस्तार से पढ़ चुके हो। इसका परिवर्तन किससे हुआ, परागकण से हुआ। परागकण का निर्माण किससे हुआ था, लघु बीजाणु से हुआ। अर्थात आप बोल सकते हो कि लघु बीजाणु से नरयुग्मोद्भिद का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है आप विस्तार से पढ़ चुके हो। सुनिए, चतुष्क से मुक्त हुआ, मुक्त होकर गोलाकार हो गया, नाम रख दिया परागकण। परागकण में एक समान समसूत्री विभाजन हुआ, बन गई एक बड़ी कायिक कोशिका, दूसरी छोटी जनन कोशिका। पर आपने क्या किया, इस अवस्था में परागण की प्रक्रिया हुई, कहां पहुंच गई, उसकी वर्तिकाल पर क्या अवशोषित किए, जल, शर्करा
तरह जैसे पदार्थ अवशोषित करके परागकण फूटता है और उसके फूलने से उसकी काय कोशिका की जो भित्ति है जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर आ जाती है और अब इसे पराग नलिका के नाम से और अब परागकण को अंकुरित परागकण के नाम से जाना जाता है। काय कोशिका का केंद्र पराग नलिका के शीर्ष भाग पर आ जाता था, नाम रख दिया नलिका केंद्र। तत्पश्चात तंतुरूपी जो कोशिका थी या लंबी चपटी तंतुरूपी जो कोशिका बनी थी जनन कोशिका, वो पराग नलिका में प्रविष्ट होती है और समसूत्री विभाजन से दो नर यौगिकों का निर्माण कर देती है। तब आप कहेंगे कि अंकुरित परागकण जो पराग नलिका युक्त है वह अंकुरित परागकण जो पराग नलिका युक्त है और उसमें दो नर युग्मक है, उस संपूर्ण संरचना को आपने नाम दिया नारी युग्मकोद्भिद संरचना। और ऐसा ही टॉपिक आपने डाला है नर युग्मकोद्भिद परिवर्तन संरचना। पहले आपने परिवर्तन पढ़ा, किससे हुआ? लघु बीजाणु से। कैसा है लघु बीजाणु? एवरेज लघु बीजाणु से हुआ। कैसे हुआ? दो चरणों में हुआ। पहला चरण कहां संपन्न हुआ? परागकोश के अंदर संपन्न हुआ। क्यों? क्योंकि परागण से पूर्व संपन्न हुआ। दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ? पुष्पी वर्तिका पर हुआ। क्यों? क्योंकि परागण के पास संपन्न हुआ था। अंततः क्या बना? नर युग्मकोद्भिद बना। पराग नलिका व दो नर युग्मकों को अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है।